ओके, इसमें से कौन कौन से डाउट है डिस्कस करते हैं। श्रेया आई नहीं क्या अभी तो? सर वो 13 वाला डाउट है। ओके, 13 से पहले हो गए सारे। हाँ सर। अजरा श्रेया क्यों नहीं आई, क्या हुआ उसको? पता नहीं सर, नहीं कुछ बोल। आदित्य को फिफ्थ वाला डाउट है। फिफ्थ में डेफिनेट इंटीग्रेशन है। डेफिनेट इंटीग्रेशन थोड़ा बहुत पता है क्या धीराज? आदित्य, नहीं। डेफिनेट इंटीग्रेशन को कैसे सोल्व? ठीक है, जान दो फिर। जब डेफिनेट इंटीग्रेशन सीखोगे क्वेश्चन हो जाएगा, कोई दिक्कत। एक काम करते हैं ना, श्रेया भी अगर आ जाती है तो उसका भी साथ साथ में डिस्कस हो जाता, क्योंकि वो भी बोली थी कि उसको डाउट है। एक काम करते हैं, हम आगे का करते हैं, ये डिस्कशन लास्ट में करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन के बारे में देखा था। सिर्फ बेसिक बेसिक किया, स्टार्टिंग में के जो क्वेश्चन है वो एक दो वो भी किए थे टेक्स्ट बुक से। अच्छा, टेक्स्ट बुक से बता देता हूँ आपको, टेक्स्ट बुक में जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना वो सिर्फ दिया था मैंने होमवर्क के लिए। बाकी के जो क्वेश्चन है वो दे सकते थे होमवर्क में, लेकिन उसमें थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट। क्या कॉन्सेप्ट है डिस्कस करते हैं एक बार। वैसे कॉन्सेप्ट बुक में नहीं है, बुक बुक के क्वेश्चन लेंगे। कॉन्सेप्ट क्या है वो हम यहाँ पे अलग से पहले डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ, लास्ट लेक्चर में क्या क्या था। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। ओके, इंक्रीजिंग फंक्शन इस तरह का, डिक्रीजिंग फंक्शन इस तरह का। एक्स वाई सार्थकी, देखो आपको बुक में ये कुछ इस तरह से मिलेगा। सपोज ये एक्स है और इसके जस्ट राइट हैंड साइड में एक्स प्लस एच। ओके, सेम टू सेम यहाँ पे भी केस है। इधर एक्स है, इसके जस्ट राइट हैंड साइड में एक्स प्लस एच है। तो इंक्रीजिंग फंक्शन उसको बोलते हैं जब एफ एक्स, एफ ऑफ एक्स प्लस एच इससे लेस होता है। यानी कि जैसे जैसे एक्स की वैल्यू बढ़ती है, चाहे वो माइनर माइनर इंक्रीमेंट हो। एक्स प्लस एच का मतलब क्या है? एक्स में थोड़ी सी वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं। जब एक्स की वैल्यू इंक्रीज होती है तब फंक्शन की वैल्यू भी इंक्रीज होती है, तो उसको बोलते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन। और अगर एक्स, ये देखो एक्स इक्वल टू, ये एफ एक्स का करो, एक्स पे ये एफ एक्स होगा, और एफ ऑफ एक्स प्लस एच पे ये एफ ऑफ एक्स प्लस एच होगा। अब देख रहे हो, एफ ऑफ एक्स प्लस एच लेस है, मतलब एफ एक्स ग्रेटर, एफ एक्स ग्रेटर देन एफ ऑफ एक्स प्लस एच। क्या कंक्लूड कर सकते हैं इसे? कि एक्स की वैल्यू जब इंक्रीज होती है तब फंक्शन की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। यानी कि जैसे जैसे एक्स की वैल्यू इंक्रीज होती है तब फंक्शन की वैल्यू डिक्रीज होती है, तो उसको बोलते हैं डिक्रीजिंग। अर्थ की ये समझ आएगा? हाँ सर। बुक में एक्सप्लेनेशन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का ऐसे ही दिया हुआ है, लेकिन डेरिवेटिव से कैसे रिलेट करेंगे इसको कि
अगर यहाँ पे किसी भी जगह पे इस कर्व के किसी भी पॉइंट पे अगर टेंजेंट बनाएंगे तो टेंजेंट का स्लोप एक स्पेशल टाइप का रहेगा। मतलब यहाँ पे टेंजेंट का स्लोप पॉजिटिव रहेगा, चाहे किसी भी पॉइंट पे बनाओ। यहाँ पे टेंजेंट का स्लोप नेगेटिव रहेगा। टेंजेंट का स्लोप मतलब अगर ये कर्व एफ एक्स का है, वाई इक्वल टू एफ एक्स, यानी कि ये एफ एक्स का कर्व, तो एफ डैश एक्स ये होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट, और ये पॉजिटिव है तो ग्रेटर देन जीरो। अगर ग्रेटर देन जीरो है तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, यानी कि सिर्फ इंक्रीज होगा। एफ डैश एक्स अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो है तो इसको सिर्फ इंक्रीजिंग बोलेंगे। अगर एफ डैश एक्स लेस देन जीरो है तो ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। और अगर एफ डैश एक्स लेस देन और इक्वल टू जीरो है तो ये डिक्रीजिंग। इक्वल टू जीरो का क्या सेंस है? स्लोप ऑफ टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल हो रही है। जब एक्स एक्सिस के पैरेलल हो रही है तो हम उस केस में ना तो इसको इंक्रीजिंग बोलेंगे ना ही डिक्रीजिंग बोलेंगे। मतलब ऐसा लग रहा है कि फंक्शन अगर स्लोप ऑफ टेंजेंट जीरो है तो ना तो फंक्शन इंक्रीज हो रहा है ना डिक्रीज हो रहा है, ऐसा नहीं। अगर फंक्शन पहले इंक्रीज हो रहा था तो उसको इंक्रीजिंग बोलेंगे, भले ही स्लोप ऑफ टेंजेंट यहाँ पे जीरो हो रही है। अगर फंक्शन पहले डिक्रीज हो रहा था, भले ही यहाँ पे स्लोप ऑफ टेंजेंट जीरो है, लेकिन उसको डिक्रीजिंग बोले। एक इंपॉर्टेंट नोट लिखना सार्थक यहाँ पे, फंक्शन के कंटिन्यूस होना, फंक्शन कंटिन्यूस होना जरूरी नहीं इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। ठीक है। अच्छा, क्या क्या इंपॉर्टेंट नोट है? सिर्फ एक नहीं है, बहुत सारी चीजें जो यहाँ पे स्पेशल नोट में हमें लिखनी पड़ेगी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो हम चाहे तो वो एक साथ भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे भी एक पॉइंट हाईलाइट कर सकते हो कि फंक्शन कंटिन्यूस होना जरूरी नहीं, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। जैसे इस तरह का एक फंक्शन, ये फंक्शन इंक्रीजिंग है एक्स इक्वल टू ए पे अगर मैं बात करूं, क्योंकि एक्स इक्वल टू ए फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है। एक्स इक्वल टू ए पे फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है, लेकिन ये एफ एक्स फंक्शन इंक्रीजिंग। क्यों? क्योंकि अगर बेसिक डेफिनेशन देखें ना, एफ ऑफ एक्स प्लस एच या ए प्लस एच ग्रेटर देन एफ ऑफ ए, इसलिए फंक्शन इंक्रीजिंग है। सेम टू सेम डिक्रीजिंग की केस। ओके। अच्छा, अगर फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग तो इसको बोलते हैं मोनोटोनिक फंक्शन। मोनोटोनिक फंक्शन का मतलब एक ऐसा फंक्शन जहाँ की स्लोप ऑफ टेंजेंट कभी एक्स एक्सिस के पैरेलल नहीं होती, यानी कि या तो फंक्शन इंक्रीजिंग है या फिर डिक्रीजिंग, उसको बोलते हैं मोनोटोनिक फंक्शन। ओके सर, इसमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों हो सकते हैं। अच्छा हाँ, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों अगर रहेंगे तो स्लोप ऑफ टेंजेंट पॉसिबल हो सकती है। मतलब जरूरी नहीं है कि होगी होगी, पर हो भी सकती है। अगर यहाँ पे 7 पॉइंट है तो नहीं बनेगी टेंजेंट, लेकिन इसको मोनोटोनिक बोलेंगे। मोनोटोनिक का मतलब आप ऐसे स्पेशल नोट डाल सकते हो एक और, मोनोटोनिक फंक्शन का मतलब होगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या फिर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ठीक है सार्थक, ये समझ आ रहा है? सर ये मिक्स का नहीं समझा। जो फंक्शन का नेचर स्ट्रिक्टली रहता है, चाहे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, यानी कि स्लोप ऑफ टेंजेंट जीरो नहीं होता, उसको मोनोटोनिक फंक्शन बोलते हैं। बस ये टर्मिनोलॉजी है, मतलब स्पेशल नोट है, याद रखना, इतना ही है। सर आपने वो कब निकाला था ना, मिक्स मतलब ऊपर भी जा रहा था नीचे भी आ रहा था। हाँ सर तो उसमें हाँ सर देखो, उसमें टेंजेंट बन रही थी ना। नहीं अगर यहाँ पे 7 पॉइंट है तो नहीं बन रही है, यहाँ पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है तो नहीं बनेगी। समझा गया? हाँ सर। हाँ अमोद बोलो।
स्ट्रिक्टली का मतलब फंक्शन या तो इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, कहीं पे भी स्लोप ऑफ टेंजेंट जीरो नहीं है। जैसे ये फंक्शन है ना, सिर्फ इंक्रीज ही हो रहा है, इंक्रीज ही हो रही है, इंक्रीज ही हो रहा है, कहीं पे भी ऐसा पॉइंट नहीं मिल रहा जहाँ पे स्लोप ऑफ टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है। ये अभी यहाँ पे मिला है, इससे पहले सिर्फ फंक्शन इंक्रीज हो रहा है, इसको बोलते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीज। अगर फंक्शन सिर्फ डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। लेकिन अगर कोई ऐसा पॉइंट मिल गया जहाँ पे स्लोप ऑफ टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो ये सिर्फ डिक्रीजिंग बोलेंगे, इसको स्ट्रिक्टली नहीं बोलेंगे। ओके, हम समझ आएगा। और सर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में क्या होता है? इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में एफ डैश एक्स अगर लेस देन जीरो है तो डिक्रीजिंग, अगर ग्रेटर देन जीरो है तो इंक्रीज। लास्ट का वीडियो नहीं देखा क्या? नहीं सर, मतलब ये इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में ऐसा समझा नहीं मुझे ठीक से। स्ट्रिक्टली मतलब कहीं पे भी स्लोप ऑफ टेंजेंट जीरो नहीं होगा, लेकिन इंक्रीजिंग है तो उसमें स्लोप ऑफ टेंजेंट जीरो हो सकता है। ओके सर। मोनोटोनिक फंक्शन, ओके, मोनोटोनिक फंक्शन की एक बार मैं डेफिनेशन लिखा देता हूँ। ये मोनोटोनिक का मतलब कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग नहीं होता है। मोनोटोनिक का मतलब होगा या तो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, लेकिन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों नहीं। ठीक है, एक बार मोनोटोनिक की डेफिनेशन बता देते हैं। ये समझ आया रहेगा, ये तो लास्ट लेक्चर में भी किया था हमने। सर मोनोटोनिक मतलब स्ट्रिक्टली जो होगा वो ना? नहीं नहीं नहीं, वो सर टेक्स्ट बुक में तो वैसे भी है। क्या? हाँ सर, वो उधर डेफिनेशन में सर दिया है मोनोटोनिक, ब्रैकेट में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग। हाँ, बुक में वैसा ही दिया ना, उस हिसाब से बताया मैंने। लेकिन जेई के अगर बुक्स देखोगे या जेई के ये मटेरियल देखोगे ना, तो वहाँ पे ऐसा ही रहता। मोनोटोनिक, इनफैक्ट मैं जब 12th में था ना, तो मुझे मोनोटोनिक का मतलब बताया था स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। पर नहीं, ये चेंज है, मतलब ज्यादातर बुक्स में यही लिखा हुआ रहता है कि मोनोटोनिक का मतलब एक नेचर है उसका, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। मोनोटोनिक कौन से नहीं होते? जो या तो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग। तो जो अभी मैं डेफिनेशन लिखा रहा हूँ हम उसी को फॉलो करेंगे। ठीक है, मोनोटोनिक कौन सा फंक्शन होगा? या तो इंक्रीजिंग या फिर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अब क्योंकि ये टर्मिनोलॉजी है ना, इसमें कोई मैथमेटिकल प्रूफ नहीं है, तो हम डिबेट नहीं कर सकते इसको कि ज्यादातर कौन रेफर कर रहा है, मतलब क्या कॉन्सेप्ट कोई रेफर कर रहा है, उस अकॉर्डिंग हमें चलना पड़ेगा। बुक में भी वही लिखा हुआ है जो मैंने अभी बताया, मैंने भी वही सीखा है जब मैं कोटा में था उस समय। लेकिन अभी क्या चल रहा है उस हिसाब से हम इसको डिफाइन करेंगे। इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, उन फंक्शन को बोलेंगे मोनोटोनिक फंक्शन। नॉन मोनोटोनिक कौन से होंगे? नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। ओके, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। ठीक है, तो इंक्रीजिंग फंक्शन मतलब ये इंक्रीजिंग फंक्शन, नहीं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया। इंक्रीजिंग फंक्शन मतलब एक्स क्यूब, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मतलब लॉग एक्स, डिक्रीजिंग मतलब माइनस लॉग एक्स बोल सकते। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग मतलब माइनस एक्स, ऐसा।
ठीक है, नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग में जैसे साइन एक्स कॉस एक्स, इनमें क्या होता है, ऊपर जाकर नीचे आ रहा, ऊपर जा रहा नीचे आ रहा, मतलब कि फंक्शन इंक्रीज भी हो रहा है डिक्रीज भी हो रहा है। अच्छा ये एक चीज यहाँ पे भी मुझे लिखना था, नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग किसको बोलेंगे, जो फंक्शन इंक्रीज भी हो रहा है एंड डिक्रीज भी हो रहा है, इंक्रीजिंग एज वेल एज डिक्रीजिंग। देखो यहाँ पे कंफ्यूजन होता है बहुत स्टूडेंट को, जो फंक्शन इंक्रीजिंग भी है और डिक्रीजिंग भी है तो इसको ऐसे रेफर करना चाहिए ना, इंक्रीजिंग एज वेल एज डिक्रीजिंग, लेकिन हमें ये देखने को मिलेगा नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, मतलब वो फंक्शन जो इंक्रीज भी हो रहे डिक्रीज भी हो रहे उनको इंक्रीजिंग एज वेल एज डिक्रीजिंग नहीं बोलना, उनको बोलना नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। और ये लॉजिकली करेक्ट भी है, अगर कोई फंक्शन इंक्रीज भी हो रहा है डिक्रीज भी हो रहा है, इंक्रीज भी हो रहा है डिक्रीज भी हो रहा है, तो ये नहीं बोल सकते कि फंक्शन इंक्रीज भी हो रहा है डिक्रीज भी हो रहा है, क्योंकि ऐसा नहीं होता ना, जब इंक्रीज हो रहा है तो डिक्रीज कैसे हो सकता, डिक्रीज होगा तो इंक्रीज नहीं हो सकता, इसलिए ऐसे बोलते हैं नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। ओके, तो साइन कोस के कर्व इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग नहीं है, नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। ठीक है, तो सर मोनोटोन, वो हाँ मोनोटोनिसिटी इसके एंगेज में ऐसे ही दिया है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, और एट क्या पॉइंट इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, और एट इंटरवल स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऐसे। मतलब ये चारों पॉइंट है ना मोनोटोनिक। हाँ हाँ, एंगेज में ऐसे ही दिया है। ठीक है, मोनोटोनिक का मतलब हम यही लेके चलेंगे। अ, वैसे लास्ट ईयर जो सिखाया ना मैंने जे में, वो सिर्फ यही सिखाया, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, पर अभी ज्यादातर यही सामने आ रहा है, इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, तो ये लेके चलेंगे। अब इसमें कोई मैथमेटिकल प्रूफ नहीं है, नहीं तो हम अपने उस हिसाब से चलते जो सही है। एक टर्मिनोलॉजी है कि भाई आप मोनोटोनिक को किस से डिफाइन करते हो, इससे करते हो। ठीक है, इरेज कर रहा हूँ। अच्छा हाँ, ये तो कल का रिवीजन हुआ अभी लास्ट लेक्चर का, हमने ये कुछ क्वेश्चंस भी किए थे टेक्स्ट बुक के, मैंने बताया था आपको, और ये दो क्वेश्चन होमवर्क में भी। जैसे फर्स्ट वाला क्वेश्चन किया ना, एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 16, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए हमें फंक्शन का डिफरेंशिएशन तो करना ही पड़ेगा। तो अगर एफ डेस एक्स ग्रेटर देन जीरो है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो है तो इंक्रीजिंग, अगर लेस देन जीरो तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, लेस देन और इक्वल टू जीरो है तो डिक्रीजिंग। मतलब चाहे आप इंक्रीजिंग देखो या डिक्रीजिंग देखो, फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना ही पड़ेगा। 3x² माइनस 12x प्लस 12, 3 कॉमन आया तो x² माइनस 4x प्लस 4, 3 बार इधर बना x माइनस 2 होल स्क्वायर। क्या लग रहा है ये जीरो हो सकता है ना, x इक्वल टू 2 पे ये एफ डेस एक्स जीरो हो जाएगा, तो एफ डेस एक्स इज एक्चुअली ग्रेटर देन और जीरो, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। जब x का इंटरवल नहीं दिया है तो हम x बिलोंग्स टू r के लिए इसको कंसिडर करेंगे। सो एफ डेस एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो यानी कि पॉजिटिव है, इसलिए फंक्शन इंक्रीज। तो देखो हर बार क्या रहेगा, मतलब ठीक है फर्स्ट क्वेश्चन में तो ये डायरेक्टली ऐसे मिलेगा, एफ डेस एक्स ग्रेटर देन जीरो या लेस देन जीरो, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो या लेस देन और इक्वल टू जीरो, लेकिन बाकी क्वेश्चन में ऐसा जरूरी नहीं है ना। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे x माइनस टू ये तो परफेक्ट स्क्वायर बन गया, अगर x माइनस टू एक्स प्लस थ्री बनता फिर क्या करते, क्या श्रेया क्या करते फिर? शर्त की ये एफ सर डेस एक्स आया, हाँ फंक्शंस में करते थे ना कि कहाँ पे पॉजिटिव है। यस यस, वही सेम यहाँ पे करने वाले हैं। लेकिन शर्त की उधर मैंने रीजन नहीं बताया कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, मतलब रीजन क्या है उस टाइम, शायद मैंने ये बोला एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में इसका प्रूफ देखें, आज वो भी डिस्कस करते हैं। पहले एक दो क्वेश्चन करते हैं कि हम कर क्या रहे थे, फंक्शन का थोड़ा रिवाइज होना चाहिए, उसके बाद रीजन बताऊंगा कि वो क्यों कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी क्वेश्चन में फंक्शन एफ एक्स गिवन है और हमने एफ डेस एक्स फाइंड किया, एफ डेस एक्स फाइंड करने पे हमें कुछ ऐसा मिला, एक्स माइनस वन, एक्स माइनस टू, एक्स माइनस थ्री, ये एफ डेस एक्स है।
अब हमें ये देखना है कि एफ डैश एक्स कहाँ पे पॉजिटिव और कहाँ पे नेगेटिव है, क्योंकि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का मतलब क्या होता है कि एफ डैश एक्स जहाँ पे पॉजिटिव होगा वहां पे तो फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, और जहाँ पे नेगेटिव होगा वहां पे फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। तो जहाँ पे एफ डैश एक्स जीरो हो रहा है उनको नंबर लाइन पे डिनोट करना है। जैसे ये 3 फैक्टर है तो 3 जगह जीरो हो सकता है एफ डैश एक्स, तो एक्स इक्वल टू 1 पे, एक्स इक्वल टू 2 पे, एक्स इक्वल टू 3 पे, 3 ही पॉसिबिलिटी, उनको नंबर लाइन पे डिनोट कर। अगर एफ एक्स या एफ डैश एक्स पोलिनोमियल है, क्योंकि अगर एफ एक्स पोलिनोमियल है तो एफ डैश एक्स भी पोलिनोमियल होगा। अगर एफ एक्स या एफ डैश एक्स पोलिनोमियल है और x की मैक्सिमम पावर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, जैसे क्या दिख रहा है x-1, x-2, x-3, ये एफ डैश एक्स के 3 फैक्टर है, तो यहाँ पे x की मैक्सिमम पावर 3 है, एफ एक्स में x की मैक्सिमम पावर 4 होगी, मतलब ये कुछ ऐसा होगा ax4 प्लस bx3 प्लस cx2 प्लस dx प्लस e, abcd कुछ कुछ हो सकता है अकॉर्डिंगली। तो एफ एक्स ये है, यहाँ पे ये पोलिनोमियल फंक्शन है, इसकी मैक्सिमम पावर अगर पॉजिटिव है तो यहाँ पॉजिटिव से स्टार्ट करना। ओके, एक एक पॉइंट हम यहाँ पे सीखेंगे पूरा प्रूफ के साथ कि मैक्सिमम पावर का क्या कॉन्सेप्ट ले रहे हैं, क्यों मैक्सिमम पावर की बात कर रहे हैं, और अगर मैक्सिमम पावर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो यहाँ प्लस से क्यों स्टार्ट किया, और फिर अल्टरनेट हम प्लस माइनस करेंगे, इसका भी क्या रीजन है प्लस माइनस करने का। एक एक पॉइंट यहाँ पे सब क्लियर करेंगे विद प्रूफ। अभी जैसा बोल रहा हूँ वो याद होना चाहिए आपको, ताकि समझने में ज्यादा डिफिकल्टी नहीं गई। जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का सबसे टफ कॉन्सेप्ट जो है ना वो इसी में। तो x x x तीनों में x है, मतलब पॉजिटिव है, माइनस x तो नहीं है कहीं पे भी। एक्स क्यूब पॉजिटिव है, एक्स क्यूब पॉजिटिव है, मतलब एफ एक्स में एक्स रेज टू 4 भी पॉजिटिव ही था। देखो ये सिर्फ पॉलिनोमियल की बात कर रहा हूँ, बाकी की बात नहीं कर रहा, सिर्फ पॉलिनोमियल। अभी जैसा मैं बोल रहा हूँ वो याद होना चाहिए आपको, बाकी सब हम विद प्रूफ देखेंगे। यहाँ पे एफ डैश एक्स की मैक्सिमम पावर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, इसलिए प्लस से स्टार्ट कर रहा हूँ, फिर अल्टरनेट प्लस माइनस। और जो प्लस वाला पार्ट है, जो प्लस वाला पार्ट है वो इंक्रीजिंग का है, और जो माइनस वाला पार्ट है वो डिक्रीजिंग है। ठीक है। अच्छा, ये 1 2 3 का क्या करना है, मतलब अंदर वाला पार्ट की बात कर रहा हूँ ना, 1 to 2 के बीच में प्लस है, तो 1 2 3 पे क्या है, 1 2 3 पे तो एफ डैश एक्स जीरो हो रहा है, दिख रहा है आपको। एफ डैश एक्स को अगर जीरो करोगे तो एक्स की वैल्यू क्या क्या आएगी, 1 2 3 आएगी, या फिर डायरेक्टली यहाँ से देखो ना, एक्स इक्वल टू 1, एक्स इक्वल टू 2, एक्स इक्वल टू 3 पे एफ डैश एक्स जीरो हो रहा है, इसका मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट यहाँ पे जीरो है। यानी कि अगर हम 1 2 3 ये पॉइंट को भी इंक्लूड करते हैं ना तो ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बनता है, अगर 1 2 3 को नहीं इंक्लूड करते तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाएगी। जैसे अगर इंक्रीजिंग का इंटरवल की बात करो कि कौन से इंटरवल में ये एफ एक्स इंक्रीजिंग है, तो प्लस वाला पार्ट लेना। अब प्लस वाला पार्ट ले रहा हूँ तो इसमें 1 एंड 2 भी इंक्लूड होगा। पता है 1 एंड 2 क्यों इंक्लूड होगा, क्योंकि यहाँ पे स्लोप ऑफ टेंजेंट जीरो हो रही है, जहाँ पे स्लोप ऑफ टेंजेंट जीरो होती है वो पार्ट ले सकते हैं ना। यूनियन 3 टू इंफिनिटी, ये इंक्रीजिंग का पार्ट है। अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की बात करें, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग तो वो होगा 1 1 and 2 टू not 2। included, 3 be not included. हाँ, बस ये पार्ट है। अगर डिक्रीजिंग देखें तो माइनस इन्फिनिटी टू 1 इंक्लूडिंग 1, क्योंकि यहाँ पे स्लोप ऑफ टेंजेंट जीरो हो रही है, वो इंक्लूड कर सकते। यूनियन 2 टू 3, या फिर ऐसे भी बोल सकते हो जो इंक्रीजिंग को छोड़ के बाकी बचा हुआ पार्ट है वो डिक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग माइनस इन्फिनिटी टू 1, यूनियन 2 टू 3। ठीक है श्रेया, समझ आ रहा ना तुम्हें अच्छे से? हाँ सर। अच्छा, ओके। एक बात और हमने फंक्शन में ये भी डिस्कस की थी आई थिंक, अगर एफ एक्स कुछ भी हो, एफ डैश एक्स अगर इस तरह का मिल रहा है, एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर, एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 3 होल क्यूब, अगर फैक्टर रिपीट हो रहे हैं
अगर फैक्टर रिपीट हो रहे हैं तो नंबर लाइन पे रूल वही रहेगा। क्या रूल रहेगा कि x की मैक्सिमम पॉलिनोमियल के लिए, अभी सिर्फ पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं, अगर पॉलिनोमियल नहीं होगा तो कैसे करना वो आगे डिस्कस करेंगे शायद कल। अगर एफ एक्स की मैक्सिमम पावर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, अच्छा पहले तो ये देखो ना कि एफ डेस एक्स कहाँ पे जीरो हो रहा है, 1 2 3 पे, लेकिन 1 2 टाइम्स है क्योंकि x माइनस वन के दो फैक्टर। अच्छा 2 एक ही बार है, 3 तीन बार है, 3 3 3। अगर एफ एक्स की मैक्सिमम पावर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो प्लस से स्टार्ट करना, यस पॉजिटिव है, एक्स एक्स एक्स। एफ डेस एक्स की मैक्सिमम पावर का कोफिशिएंट पॉजिटिव तो एफ एक्स की मैक्सिमम पावर का कोफिशिएंट भी पॉजिटिव, इसलिए प्लस से स्टार्ट करें, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ओके इसी तरीके से प्लस माइनस में ये भी रीजन देखेंगे ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो अभी सिर्फ याद दिला रहा हूँ कि याद क्या क्या रखना है, बाकी का डिस्कशन हो जाएगा। तो इंक्रीजिंग का इंटरवल कौन सा है, प्लस वाला। अब प्लस वाले में ये 3 भी इंक्लूड होगा, सिर्फ इंक्रीजिंग वाले में। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोलेंगे तो 3 इंक्लूड नहीं होगा। अगर इंक्रीजिंग की बात करें तो यहाँ पे 1 भी इंक्लूड होगा क्योंकि स्लोप ऑफ टेंजेंट यहाँ पे 0 हो रही है और ये प्लस के आजू बाजू में। तो जब इंक्रीजिंग की बात करेंगे, इंक्रीजिंग के केस में माइनस इनफाइनाइट टू 1 एंड 1 टू 2, तो माइनस इनफाइनाइट टू 2 डायरेक्टली लिख सकता हूँ, यूनियन 3 टू इनफाइनाइट। और अगर सिर्फ अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की बात करें तो उसमें माइनस इनफाइनाइट टू 1 यूनियन 1 टू 2 यूनियन 3 टू ऐसा है, और अकॉर्डिंगली डिक्रीजिंग। ओके अच्छा श्रेय, वो पता है ना अगर डिनोमिनेटर में कोई फैक्टर बन रहा है तो चाहे स्ट्रिक्टली हो या ना हो उसको तो एक्सक्लूड ही करना है। हाँ याद सर। आ रहा है? हाँ देखो ऐसा क्यों होता है उस बारे में डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि बाकी सब तो अपना फंक्शंस में ही हो गया था। ओके श्रेय, ये कब सिचुएशन आती है पता है, अगर एफ डेस एक्स इस तरह का है 2 टाइम्स एक्स प्लस 1, तो ये कहाँ पे जीरो हो रहा है, एक्स इक्वल टू माइनस वन पे, एक्स इक्वल टू माइनस वन पे। इधर प्लस करते इधर माइनस करते ये वाला इंटरवल पॉजिटिव का है, ये वाला इंटरवल नेगेटिव का, मतलब इधर इंक्रीजिंग फंक्शन है इधर डिक्रीजिंग फंक्शन, डायरेक्टली देख सकते हो और नंबर लाइन की जरूरत ही नहीं पड़ती। आप देखते कि एफ डेस एक्स कहाँ पे पॉजिटिव हो रहा है, एक्स इक्वल टू माइनस वन से ग्रेटर वैल्यू के लिए पॉजिटिव होगा, बाकी सबके लिए नेगेटिव होगा। तो डायरेक्टली यहाँ से भी देख सकते थे, इसकी जरूरत नहीं पड़ती। नंबर लाइन की बेसिकली जरूरत पड़ी थी हमें जब एक से ज्यादा फैक्टर था, तो दो फैक्टर थे एफ डेस एक्स में। एफ डेस एक्स में दो फैक्टर है, इसका मतलब क्या है, एफ डेस एक्स दो एक्स की वैल्यू के लिए जीरो हो रहा है। ओके यानी कि स्लोप ऑफ टेंजेंट दो जगह जीरो हो रही है। अगर एफ डेस एक्स में तीन फैक्टर है इसका मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट तीन जगह जीरो हो रही है। तो जैसे जैसे ये नंबर ऑफ फैक्टर्स इंक्रीज होते हैं ना वैसे वैसे इंटरवल अलग अलग होता जाता है, फिर हम डायरेक्टली नहीं देख सकते कि कौन से इंटरवल में पॉजिटिव होगा कौन से नहीं, देख सकते हैं लेकिन बेटर ये मेथड है नंबर लाइन पे डिनोट कर। तो होता क्या है इसमें, क्योंकि पॉलिनोमियल फंक्शन, अच्छा क्वाड्रेटिक से स्टार्ट करते हैं, क्वाड्रेटिक से समझते हैं इसको, क्वाड्रेटिक क्यूबिक का समझ आया तो आगे का भी आ जाएगा। ओके एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है। इसका कर्व कैसा बनेगा, इस तरह का बनेगा। अगर एफ एक्स ऐसा है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, इसका कर्व कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। क्या श्रेय है ये पता है ना। हाँ सर। ओके अगर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट नेगेटिव है तो ये उल्टा हो जाता है, अगर पॉजिटिव है तो ऊपर की साइड ऐसा रहता है। अब क्या होता है, पहले ये पॉइंट समझते हैं कि हम
जब नंबर लाइन पे प्लस माइनस डिसाइड करते तो स्टार्टिंग में प्लस ही क्यों लेते हैं? प्लस क्यों लेते हैं? क्योंकि fx में x की मैक्सिमम पावर का कोएफिशिएंट अगर पॉजिटिव है तो प्लस से स्टार्ट करेंगे, अगर ये वाला मैक्सिमम पावर का कोएफिशिएंट नेगेटिव है तो माइनस से स्टार्ट करेंगे। रीजन क्या है इसका? ये एक जगह जीरो हो रहा है, मतलब सिर्फ एफ डेस एक्स एक जगह जीरो होगा, तो ये पॉइंट कोई सा भी ले सकते हैं। मान लेते हैं x इक्वल टू 10 पे जीरो होगा, वैसे x इक्वल टू -1 पे जीरो होगा, ठीक है, -1 ले। देखो श्रेया क्या होता है, जब जैसे जैसे x की वैल्यू बहुत ज्यादा पुट करेंगे, अच्छा इसको नेगेटिव में ले लेते हैं, तो थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, -2x -3, तो यहाँ पे ये +1 आ जाए। स्टार्टिंग में ठीक है, जब छोटी वैल्यू होती है तो सीन कुछ और होता है। जैसे जैसे श्रेया x की ज्यादा वैल्यू पुट करेंगे, बहुत बड़ी वैल्यू पुट करेंगे, बहुत बड़ी वैल्यू पुट करेंगे, तो पता है जो वैल्यू जितनी ज्यादा बड़ी होती है उसका स्क्वायर उतना ही ज्यादा होता है, मतलब उतने टाइम्स हो जाता है। जैसे 16 का स्क्वायर कर रहा हूं मैं, तो 16 इंटू 16 का मतलब है 16 टाइम्स हो गया, ठीक है। और ये तो सिर्फ 16 लिया, 16 नहीं ले रहा हूं मैं, बहुत बड़ी वैल्यू ले रहा हूँ, और उसका स्क्वायर करेंगे ना तो बहुत ज्यादा वैल्यू वो हो जाएगी। यानी कि ये पूरे फंक्शन की क्या वैल्यू होनी चाहिए, ये सिर्फ एक्स स्क्वायर से पता चल जाएगा। नहीं, वैल्यू नहीं, सॉरी, साइन। अगर एक्स स्क्वायर की वजह से ये फर्स्ट टर्म पॉजिटिव आ रही है तो ये पूरी वैल्यू पॉजिटिव आएगी, क्योंकि भले ही ये दो वैल्यू नेगेटिव हो, -2x -3, चाहे आप कोई भी वैल्यू, कितनी भी बड़ी वैल्यू पुट कर दो, इनका जो कंट्रीब्यूशन रहेगा ना नेगेटिव वाले का, वो कंपेरेटिवली लेस रहेगा एक्स स्क्वायर के कंपेरिजन। क्योंकि एक्स स्क्वायर है मतलब एक ऐसा नंबर है जिसका खुद के टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहा है, खुद का टाइम्स हो रहा है। जैसे 10⁻23 करेंगे तो स्क्वायर करने पे 10⁻23 का 10⁻46 हो जाएगा, 10⁻46, और यहाँ पे तो 10⁻23 होगा। हाँ ठीक है, आप कोई नंबर मल्टीप्लाई करो, लेकिन कितना भी बड़ा नंबर मल्टीप्लाई करो इसके कंपैरिजन में वो कभी आगे जाएगा नहीं। ओके, नहीं कितना बड़ा मतलब कि ठीक है, आप बहुत बड़ा नंबर, सपोज आप मल्टीप्लाई 2 की जगह आप मल्टीप्लाई करो 10⁻50, तो बड़ा हो गया वो, लेकिन ठीक है आपने 10⁻50 किया ना, अभी मैं यहाँ पे 10⁻46 की जगह 10⁻1 बिलियन कर रहा हूँ। अब देखो कहाँ पे 10⁻50 कुछ वैल्यू रहेगी ही नहीं ना। तो कहने का मतलब ये है कि एक्स स्क्वायर इतना ज्यादा कंट्रीब्यूशन करता है ओवरऑल वैल्यू में कि ये दोनों को नेग्लेक्ट कर सकता है। ये पॉइंट समझा क्या तुम्हें? हाँ सर। तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर का जो साइन होगा ना वही ओवरऑल इस फंक्शन का साइन। मतलब जैसे जैसे हम x की वैल्यू ज्यादा पुट करें, x की वैल्यू मतलब जैसे जैसे हम राइट हैंड साइड में जा रहे हैं, जैसे जैसे राइट हैंड साइड में जा रहे हैं, अगर फंक्शन पॉजिटिव में जा रहा है, मतलब पॉजिटिव में कब जाएगा ये, जब एक्स स्क्वायर यानी कि हाईएस्ट पावर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव होगा, बिकॉज यही सबसे ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन करता है। ये अगर पॉजिटिव है तो ये फंक्शन ऊपर की साइड जाएगा। पता है क्यों ऊपर की साइड जाएगा? आपको रीजन समझ में आया होगा, क्योंकि जैसे जैसे राइट हैंड साइड में जा रहे हैं, यानी कि जैसे जैसे एक्स की वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं, अगर ओवरऑल फंक्शन पॉजिटिव हो रहा है इसका मतलब ये ऊपर जा रहा है। और ओवरऑल फंक्शन पॉजिटिव कब हो सकता है? जब एक्स की मैक्सिमम पावर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव होगा। इसलिए मैं ऐसा बोलता हूँ कि एक्स की मैक्सिमम पावर का कोएफिशिएंट अगर पॉजिटिव है तो यहाँ पे प्लस से स्टार्ट करेंगे, बिकॉज वो फंक्शन इंक्रीजिंग रहे। श्रेया समझा क्या तुम्हें? हाँ सर। सार्थक की कोई डाउट है? नो सर। ओके, सेम यही केस, भले ही ये पॉजिटिव हो फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि x की मैक्सिमम पावर का कोएफिशिएंट अगर नेगेटिव है तो जब आप x की बहुत बड़ी वैल्यू पुट करोगे तो ओवरऑल वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, क्योंकि इसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा है। तो ओवरऑल वैल्यू नेगेटिव हो रही है, मतलब जैसे जैसे x की वैल्यू ज्यादा पुट कर रहे हो वैल्यू नेगेटिव 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 बहुत ज्यादा नेगेटिव होती जा रही है, इसका मतलब कि फंक्शन डिक्रीजिंग है। और जब फंक्शन डिक्रीजिंग है तो हम माइनस से स्टार्ट करेंगे। भाई ये कहाँ पे हो रहा है? राइट मोस्ट में हो रहा है ना। तो हम x की बहुत बड़ी वैल्यू पुट करें तो ये सब राइट मोस्ट में हो रहा है, यानी कि राइट मोस्ट में माइनस से स्टार्ट करना अगर x की मैक्सिमम पावर का कोएफिशिएंट नेगेटिव है, बिकॉज ओवरऑल वैल्यू नेगेटिव होती जाएगी, यानी कि फंक्शन डिक्रीज होता जाएगा। ओके, किसी को कोई डाउट है? ये बात समझ में आई है ना? हम नंबर लाइन पे प्लस माइनस पॉलिनोमियल फंक्शन में क्यों प्लस से स्टार्ट करते, क्यों माइनस से स्टार्ट करते, क्या देख के प्लस से स्टार्ट करते, क्या देख के माइनस से स्टार्ट करते?
ओके, ये समझ गए होंगे आप। अच्छा, ये तो हमने सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का समझा है, ऐसा सेम टू सेम बाकी का भी होगा। मतलब अगर क्यूबिक फंक्शन भी होता है, एफ एक्स इक्वल टू सपोज एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 11, इस तरह का कुछ फंक्शन है। तो मान लो ये इस तरह का बन रहा है। अब ये एग्जैक्ट ये बनेगा कि नहीं बनेगा उस बारे में हम नहीं जाएंगे, क्योंकि ऐसा भी बन सकता है ऐसा भी बन सकता है, तो वो डिस्कस नहीं करें। मान लेते ये ऐसा बन रहा है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो एक्स क्यूब का अगर कोफिशिएंट पॉजिटिव है, तो ये बाकी का मतलब जैसे जैसे एक्स की वैल्यू ज्यादा पुट करेंगे तो बाकी का उतना कंट्रीब्यूशन नहीं होगा जितना एक्स क्यूब का कंट्रीब्यूशन होगा। यानी कि एक्स क्यूब डिसाइड करेगा कि ये ओवरऑल फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए या नेगेटिव होनी चाहिए। तो जैसे जैसे पॉजिटिव एक्स की पॉजिटिव वैल्यू आपने एक्स की पॉजिटिव वैल्यू अगर पुट की, यानी कि राइट हैंड साइड में गए, तो फंक्शन इंक्रीज होता रहेगा अगर एक्स क्यूब पॉजिटिव है, इसलिए हम प्लस से स्टार्ट करेंगे। तो ये सेम केस एक्स क्यूब में भी, मतलब क्यूबिक फंक्शन में भी है, ऐसा बाइक्वाड्रेटिक में होगा, फिर एक्स रेज टू 5, बाकी जितने भी पॉलिनोमियल है उन सब में भी सेम केस लागू होगा। अब कभी कभी क्या होता है श्रेया, अगर फंक्शन सपोज इंक्रीज हो रहा है, स्लोप ऑफ टेंजेंट 0 हुआ और वापस से इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया, जैसे एक्स क्यूब का होता है। श्रेय पता है ना एक्स क्यूब का कर्व कैसा होता है? हाँ सर। ये इस तरह का, यहाँ पे स्लोप ऑफ टेंजेंट 0 होता है एक्स इक्वल टू 0 पे, और उसके बाद वापस ये इंक्रीज होना स्टार्ट होता है। ओके, दिस इज एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब। तो प्रॉब्लम क्या आ सकती है श्रेया कि हम ये बोल रहे हैं ना कि जहाँ पे स्लोप ऑफ टेंजेंट 0 होती है उसको नंबर लाइन पे डिनोट करो। ये अभी एक्स इक्वल टू 0 पे हो रहा है। अगर एक्स क्यूब का मतलब एक्स की मैक्सिमम पावर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो प्लस से स्टार्ट करो और फिर अल्टरनेट प्लस माइनस करो, और जो प्लस वाला पार्ट होगा वो इंक्रीजिंग का होगा, जो माइनस वाला पार्ट होगा वो डिक्रीजिंग का होगा। लेकिन यहाँ पे हम नोटिस कर रहे हैं कि एक्स इक्वल टू 0 के लेफ्ट हैंड साइड में भी इंक्रीजिंग है, राइट हैंड साइड में भी इंक्रीजिंग है, तो ये प्लस प्लस आना चाहिए, नहीं क्या? ऐसा होना चाहिए था प्लस प्लस, लेकिन हो नहीं रहा है। ये तो अगर इस रूल के अकॉर्डिंग देखें नंबर लाइन पे तो प्लस माइनस हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ यहाँ पे तो मिस्टेक है। अब यहाँ पे क्या मिस्टेक है देखो, इस बारे में डिस्कस करते हैं। तो ये होता पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन जहाँ पे ओके, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मतलब क्या, देखो अगर एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब है, एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या होगा 3x स्क्वायर। अगर हम एफ डैश एक्स को जीरो करें, यानी कि किसको जीरो कर रहे हैं, 3x स्क्वायर को जीरो कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो मतलब एक्स इक्वल टू जीरो, लेकिन दो बार जीरो। तो ये जब दो बार जीरो है, इसका मतलब एक्स इक्वल टू जीरो के पहले जो फंक्शन का नेचर था ना वो का वो फंक्शन का नेचर बाद में भी है। ओके, एक्स इक्वल टू जीरो के जस्ट पहले जो फंक्शन का नेचर था, यानी कि फंक्शन अगर पहले इंक्रीज हो रहा तो बाद में भी इंक्रीज होगा, अगर डिक्रीज हो रहा था तो बाद में भी डिक्रीज ही होगा। तो हम यहाँ पे दो बार जीरो जीरो करेंगे, ऐसा इसलिए ताकि ये प्लस है तो इनके बीच में माइनस लगाएंगे तो वापस से यहाँ पे प्लस आ जाएगा। इसलिए जितने नंबर ऑफ फैक्टर्स होते हैं उतनी ही बार हम एक्स को नंबर लाइन पे डिनोट करते हैं। एफ डैश एक्स में जितने नंबर ऑफ फैक्टर बनेंगे उतनी बार नंबर लाइन पे इसको डिनोट करते हैं। ठीक है श्रेया, ये समझ आएगा तो? हाँ सर। क्या बचा है अभी? नंबर लाइन पे हम क्यों प्लस से स्टार्ट करते हैं, क्यों माइनस से, वो हो गया। हमें क्यों एक्स की मैक्सिमम पावर का कोफिशिएंट पॉजिटिव नेगेटिव देखना पड़ता है, वो भी हो गया। हम क्यों अगर एक से ज्यादा फैक्टर होते हैं तो उसको नंबर लाइन पे लिखने की जरूरत पड़ती है और उनके बीच में क्यों प्लस माइनस लगाते हैं, वो भी हो गया। ठीक है, इतने ही पॉइंट, और कुछ रहेगा तो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो अभी इसमें से मैं कुछ भी नहीं करा रहा हूँ श्रेया, आपको होमवर्क में दे देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 से लेके 8 तक, 2 से लेके 8 तक सारे करने हैं। अगर कुछ भी डाउट रहेगा तो हम कल डिस्कस करेंगे।
ओके, ठीक है श्रेया, कल के होमवर्क में कुछ डाउट है क्या, मतलब सैटरडे के होमवर्क में? सर एक्सरसाइज में कुछ डाउट नहीं है, वो डीपीपी में डाउट है। ओके, वो डिस्कस करें। ठीक है, कौन सा स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चन में कौन सा डाउट है? फाइव 7 13, ओके, इसके अलावा? अच्छा, हम 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं, 2 नहीं 3 मिनट का ब्रेक। 8:26 1, 8:30 को हम वापस से स्टार्ट करें। 4 मिनट ये 27 हो गया है। थी। ओके, स्टार्ट करते हैं वापस। हाँ, 5th 7 13, क्या है 5th में? Angle between tangent lines to this function at the points where the graph cuts the x-axis is. ओके, ये डेफिनेट इंटीग्रेशन का पार्ट है, बट थोड़ा सा बता देता हूँ।
श्रेया पता है ना डेफिनेट इंटीग्रेशन को कैसे सोल्व करते? क्या श्रेया? चार्ट की हाँ सर। हाँ अच्छा, इसका इंटीग्रेशन करते हैं फिर सर अपर डेफिनेट लिमिट इंटीग्रेशन नहीं है। जान दो, फिर बाद में सीखो, क्योंकि ये पूरा एक कॉन्सेप्ट ही हो जाएगा और आधा अधूरा सीखने से बेटर है बाद में करते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन होने के बाद। 7 किसने पूछा 7? अधिराज तुम्हारा था क्या? नहीं सर। किसका था फिर? है क्या डाउट किसी को? अमोल? नहीं, आदित्य। आदित्य मीटिंग में ही नहीं, जान दो। थर्टीन। If the tangent at a point P with parameter t on this curve, okay, curve का equation given है x equal to 40 square plus 3 and y equal to 8t cube minus 1 meets the curve again at point Q. Then find the coordinate of Q. अच्छा, इस कर्व के किसी पॉइंट पे अगर हमने टेंजेंट बनाया और वो टेंजेंट कर्व को वापस से क्यू पॉइंट पे टच कर रही है, मतलब क्यू पॉइंट पे मीट करती है, तो क्यू के कोऑर्डिनेट। श्रेय तुम्हारा हुआ क्या? नहीं सर। क्यों? सार्थकी? नहीं सर। Really? ओके, कैसे कर सकते हैं? अगर हम टेंजेंट का इक्वेशन फाइंड करें, ओके, देखो अगर इस क्वेश्चन को इजीली करना है ना, टी का कुछ वैल्यू कंसीडर कर सकते हैं, टी को 0 कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन टी को 0 कंसीडर करेंगे तो बी एंड डी ऑप्शन सेम हो जाएगा, ए भी सेम हो जाएगा, मतलब सारे ऑप्शन ही सेम ही हो जाएंगे। अगर टी को 1 कंसीडर किया, हाँ, तो हो सकता है। टी को 1 कंसीडर किया तो 7 4 4, हाँ, टी को 1 कंसीडर कर सकता हूं, तो आपको एग्जैक्ट पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है। x इक्वल टू कितना? 7, y इक्वल टू कितना? 7, 7,7, ओके। अब dx ओवर dt, दिस इज इक्वल टू 8t, dy ओवर dt इज इक्वल टू 24t स्क्वायर। t की जगह मतलब dy बाई dx इक्वल टू कितना?
dy by dx is 24t square upon 8t मतलब 3t. तो dy by dx at t equal to 1 is 3. स्लोप ऑफ ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y minus 7 equal to 3x minus 7. ओके कर्व के साथ इसको सोल्व करना है. x minus 3 upon 4 all raised to 1 by 2 3 by 2 is equal to y plus 1 upon 8 whole cube. ओके इसको ऐसे कर सकते हैं टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड करके, लेकिन पैरामेट्रिक फॉर्म में डिफिकल्ट जाएगा. Tangent at point P on this curve meet the curve again at a point Q. Then what is the coordinates of? ये कर्व का इक्वेशन है. ओके पावर में 1/3 इधर पावर में 1/2. यहाँ से हम y माइनस y प्लस 1 का वैल्यू कितना आएगा +7 +1 +8 3x +8 -21 +8 -30. ये y प्लस 1 का वैल्यू इधर डालेंगे तो x माइनस 3/4 होल रेज़ टू 1/2 इज इक्वल टू 3x माइनस 13/8 होल पावर 1/3. दोनों साइड पावर 6 लेंगे तो इधर क्यूब इधर ई स्क्वायर. तो ये क्यूबिक इक्वेशन है. अब यहाँ से पॉइंट चेक कर सकते हैं. एक तो 7 7 आएगा और दूसरा कौन सा पॉइंट है. ठीक है वापस से रिपीट कर रहा हूँ कैसे कर सकते हैं क्वेश्चन को. एक तो तरीका ये है कि हम टेंजेंट का इक्वेशन फाइंड करें किसी t की वैल्यू के लिए, क्योंकि t पे डिपेंड ही नहीं करेगा ना. ऑप्शन जो है वो t के फॉर्म और t की ऐसी वैल्यू लेनी है कि सारे ऑप्शन अलग अलग होने चाहिए. सपोज t का वैल्यू मैंने 1 लिया तो पॉइंट मिला 7,7 यानी कि 7,7 पे हम टेंजेंट बना रहे हैं. 7,7 पे टेंजेंट का इक्वेशन आ जाएगा. ओके सपोज ये इस तरह का कर रहा हूँ. ये 7,7 यहाँ पे टेंजेंट बनाई तो एक तो ये 7,7 पे इंटरसेक्ट करेगी और दूसरा ये क्यू पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी. तो कर्व की इक्वेशन के साथ इसको सोल्व करना पड़ेगा. कर्व की इक्वेशन क्या बनेगी x माइनस 3/4 इक्वल टू टी स्क्वायर. ये टी स्क्वायर यानी कि t के केस में क्या हो जाएगा पावर में 1/4 और इसके अकॉर्डिंग टी क्यूब इज इक्वल टू वाई प्लस 1/8 और यहाँ से 3 हटाएंगे तो पावर 1/3 हो जाएगी. ये भी t चला जाएगा यहाँ से. x माइनस 3/4 अगर पावर 6 लेंगे तो इधर क्यूब आएगा और इधर 2 आएगा वाई प्लस 1/8 पावर 2. ये कर्व का इक्वेशन है. ठीक है ये इस तरह का कर्व का इक्वेशन. तो यहाँ पे टेंजेंट का इक्वेशन जो आ रहा है उसको कर्व की इक्वेशन के साथ सोल्व करेंगे तो एक पॉइंट तो 7,7 मिलेगा और दूसरा जो मिल रहा है वो अपना आंसर. ठीक है एक तो ये तरीका क्वेश्चन को ऐसे कर सकते. और यही तरीका है मिसलेनियस में भी इस तरह की क्वेश्चन है टेक्स्ट बुक में, लेकिन उसमें पैरामेट्रिक फॉर्म नहीं, उसमें डायरेक्ट कार्टेशियन फॉर्म है. इसलिए ये पैरामेट्रिक में इसलिए थोड़ा डिफिकल्ट जा रहा है. डिफिकल्ट मतलब कि पैरामेट्रिक में है तो कर्व की इक्वेशन बनानी ही पड़ेगी. ठीक है एक बार मैं पूरा सोल्व करता हूँ. तो कर्व का इक्वेशन क्या आ रहा है मेरे पास x माइनस 3/4
पावर में 1/2 मतलब पावर में 3, y प्लस 1/8 पावर में 1/3 मतलब 2। ये कर्व का इक्वेशन है। 7,7 पे टेंजेंट ये बन रहा 24 और इधर बन रहा 83, स्लोप आया 3, y माइनस 7 इक्वल टू 3 x माइनस 7, y माइनस 7 इक्वल टू 3x माइनस 21, यानी कि y प्लस 1 इक्वल टू प्लस 8 किया तो क्या आ रहा 3x माइनस 13। y को रिप्लेस करें या x को करें, ठीक है फर्क नहीं पड़ेगा कुछ। x माइनस 3 अपॉन 4 होल क्यूब इज इक्वल टू 3x माइनस 13 होल अपॉन 8 होल स्क्वायर। ओके, x की जगह आप अगर 7 पुट करोगे तो वो रह गए 7 माइनस 3 4, लेफ्ट हैंड साइड में 1 आ रहा है, इधर 7 21 माइनस 13 कितना 21 माइनस 13 8 अपॉन 8 1, ये 7,7 तो सेटिस्फाई हो रहा है। दूसरा पॉइंट कौन सा होगा, वो हम डायरेक्टली ऑप्शन से देख सकते हैं कि हमने t की जगह 1 पुट किया तो एक आ रहा 4 0, दूसरा ऑप्शन आ रहा t की जगह 1 पुट किया तो 4 माइनस 2, तीसरा 1 पुट किया तो 19 माइनस 65, और फोर्थ पॉइंट आ रहा है 1 पुट किया तो 7 माइनस 9। 4 0 सेटिस्फाई होगा क्या, 4 माइनस नहीं 4 0 नहीं होगा, क्लियरली दिख रहा है। 4 माइनस 3 1 1/4 आ रहा है, और इधर 4 पुट करोगे तो 4 पुट किया तो 4 माइनस 3 1 1/4, 1/4 का होल क्यूब कितना 1/64। ओके, और इधर 0 पुट किया तो 0 माइनस 13 आ रही नहीं ना, माइनस 13 अपॉन 8, फर्स्ट ऑप्शन तो करेंगे। 4 को माइनस 2 4 पुट किया तो अगेन लेफ्ट हैंड साइड में 1/64, राइट हैंड साइड में माइनस 2 पुट करने पे माइनस 6 माइनस 19/8, नहीं सेकंड ऑप्शन भी रॉन्ग है। थर्ड ऑप्शन 19 पुट किया तो 19 माइनस 3 16, 16 इंटू 16 इंटू 16 अपॉन 4 इंटू 4 इंटू 4। अच्छा ये 16 बन रहा है ना ऊपर, 16/4 डायरेक्टली करते तो 4 का क्यूब कितना 64, और इधर माइनस 65 पुट किया तो नहीं ना, ये ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। चेक कर लेते एक बार, 7 माइनस 3 4, 4/4 1 1 आ रहा है, इधर माइनस 9 पुट किया तो माइनस 27 माइनस 40, इधर 25 आ रहा है, ये भी नहीं हो रहा है। 1 7 माइनस 3 4, इस 1 आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में 25 आ रहा है, ये ऑप्शन भी नहीं हो रहा है, ऐसा कैसे पॉसिबल है। सेवन माइनस 9 1 पुट करने पे 4 7 माइनस 9 19 माइनस 65 t स्क्वायर प्लस 3 t क्यूब प्लस 3। सॉरी, इधर हमने y प्लस 1 प्लस 8 किया ना, ये 21 ही होता है ना, माइनस 21। 7,7 तो सेटिस्फाई हुआ ना इसमें। हाँ तो इसमें से कोई एक होना चाहिए वापस, अगर वापस एक कर्व को मिलता है ये, कोई तो एक होना चाहिए, कर्व के ऊपर ही है, और वो पॉइंट इसको भी सेटिस्फाई होना चाहिए क्योंकि टेंजेंट पे भी था ना,
इसमें चेक करने से बेटर इसमें भी कर लेते हो। 40 सेटिस्फाई हो रहा है, 04 नहीं, 40 नहीं हो रहा डेफिनेट। अरे 40 4 नहीं, 4 -2 किया तो इधर -1 बनता है, इधर 4 किया तो इधर भी -1 बनता है। अच्छा, सेकंड पॉइंट इसमें सेटिस्फाई हो रहा है। यहाँ पे चेक करते एक बार, 4 x की जगह 4 है, ओके। 4 -3/4 यानी कि 1/4, 1/4 का क्यूब कितना, 1/64। इधर -2 पुट किया तो -6 -13 मतलब -19/8 होल स्क्वायर। नहीं हो रहा, मतलब ये लाइन के ऊपर है लेकिन कर्व के ऊपर नहीं। ठीक है, अरे यार दोनों जगह x है, हम लोग पागल हो गए, मतलब मैं पागल हो गया। एक जगह y की वैल्यू पुट कर रहा हूँ, एक जगह x की वैल्यू पुट कर रहा हूँ, दोनों ही जगह x है और सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। श्रेय सेकंड ऑप्शन करेक्ट है इसका। श्रेय समझ आया क्या ये तुम्हें कैसे करना है? नहीं देखो, कंफ्यूज। हाँ देखो, हम नहीं, हम हाँ फर्स्ट वाला नहीं, सेकंड वाला देखो क्या करना, बहुत ही इजी क्वेश्चन। एक कर्व है ऐसा, जिसके किसी पॉइंट पे टेंजेंट बनाया, सपोज ये पॉइंट पे हमने टेंजेंट, तो वापस से कर्व को क्यू पॉइंट पे मिला। यहाँ पे हमने टी का वैल्यू जब 1 लिया ना, तो ये पॉइंट 7,7 आया, यानी कि 7,7 पे टेंजेंट इसी कर्व को वापस क्यू पे मिलता है, तो क्यू के कोऑर्डिनेट क्या, लॉजिक क्या रहेगा, टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड करेंगे, कर्व के साथ सोल्व करेंगे, तो एक पॉइंट 7,7 आएगा और दूसरा क्यू आएगा। ठीक है, एक मतलब दो पॉइंट पे ही इंटरसेक्ट करेगी, क्योंकि एक तो 7,7 है, दूसरा एक ही पॉइंट आ सकता है ना, एक से ज्यादा ऑप्शन तो करेक्ट हो नहीं सकते एमसीक्यू टाइप का, तो एक ही पॉइंट मिलेगा, एक ही पॉइंट पे ही इंटरसेक्ट होगा। ठीक है, हमने क्या किया, टी का वैल्यू 1 पुट किया तो पॉइंट मिला 7,7, टेंजेंट बनाई, मतलब टेंजेंट का इक्वेशन आ गया अपने पास। ये टेंजेंट को कर्व की इक्वेशन के साथ अगर सोल्व करेंगे, ठीक है, कर्व की इक्वेशन के साथ अगर सोल्व करेंगे तो एक तो 7 आएगा और दूसरा क्यू आ जाएगा। अब क्यू मैंने फाइंड नहीं किया, मतलब सोल्व नहीं किया, मैंने क्या किया, ऑप्शन में टी की जगह 1 पुट किया है और वो सारे पॉइंट्स फाइंड किए, तो इनमें से कौन सा पॉइंट है जो क्यू है, तो वो टेंजेंट की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा और कर्व की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा, बस वो सेकंड है। क्या श्रेया समझा क्या तो? हाँ सर। ओके साथ, हाँ सर। ओके 20 तक और कोई डाउट है क्या? सर 18। 18 के अलावा 18 के ऊपर कोई? श्रेया होगी 18 से पहले सारे? हाँ सर 18 डाउट। यस अमोल। सर वही 18th। ओके 18 में क्या, लेट एस बी स्क्वायर विथ साइड ऑफ लेंथ एक्स। ओके, एक स्क्वायर है जिसके साइड की लेंथ एक्स। If we approximate the change in size of the area of S by h into dA over dx at x equal to x0, when the side are changed from x0 to x0 plus h, then absolute value of error in our approximation is.
कि हम क्या कर रहे हैं, चेंज इन साइज ऑफ एरिया ऑफ एस by h into d upon dx when x equal to x0. h into dA over dx, मतलब क्या कर रहे हैं, dA over dx, a क्या हो जाएगा इसका, a होगा x स्क्वायर, तो dA over x स्क्वायर, dA over dx इक्वल टू क्या होगा 2x, ठीक है। अब dA over dx at x equal to x0 is 2 into x, ओके। इसको h से मल्टीप्लाई किया, मतलब h इंटू dA over dx at x equal to x0 is 2 times h into x. एरर इन अप्रोक्सीमेशन, एरर इन अप्रोक्सीमेशन तो नहीं आया था अभी तक। अब देखो एक्चुअल एरिया है एक्स स्क्वायर या x0 स्क्वायर, और अभी ये आ रहा 2h x0, अगर साइड x0 से x0 प्लस h होती, x0 प्लस h हो गया, तो x0 प्लस h, x0 प्लस h क्या होगा, x0 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स x0h प्लस h स्क्वायर, x0h ऑलरेडी है, ओके। पहले का एरिया कितना है, x0 स्क्वायर, x0 स्क्वायर इसमें से माइनस हो जाएगा, मतलब क्योंकि एरर देख रहे हैं ना, तो एग्जैक्ट था अपना x0 स्क्वायर, x0 स्क्वायर यहाँ से चला गया, और हमने चेंज कितना किया साइज में चेंज किया है ये 2h x0, तो चेंज किया मतलब इंक्रीज किया कि डिक्रीज किया, अगर डिक्रीज किया है तब तो ये भी चला जाएगा और आंसर आएगा h स्क्वायर, ओके। तो आंसर ए है क्या इसमें, तो आंसर बताओगे क्या, स्टार्ट की हेलो, हाँ हाँ सर। सर, ए है। ओके, इसका मतलब ये जो चेंज हुआ ना वो डिक्रीज किया है, ठीक है, मतलब ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम कंक्लूड कर सकते हैं इसको। देखो पहले x0 पे, क्योंकि साइड को अगर x0 से x0 प्लस h में चेंज किया, तो x0 साइड के केस में कितना हुआ, x0 स्क्वायर, मतलब एक फिक्स था। देखो यहाँ पे x वेरिएबल है,
क्योंकि डिफरेंशिएशन तभी हो सकता है ना जब ये वेरिएबल होगा। अगर x इक्वल टू एक्स जीरो पे, यानी कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे स्क्वायर के एरिया की बात करो तो वो एक्स जीरो स्क्वायर था, और इसके अकॉर्डिंग चेंज हुआ है h इंटू डी ओवर डी एक्स इक्वल टू जीरो, और वो कितना चेंज है 2 टाइम्स h x जीरो। ओके, जब साइड को x जीरो से x जीरो प्लस h करते हैं तो एरिया कितना हो जाएगा x जीरो प्लस h होल स्क्वायर, यानी कि x जीरो स्क्वायर प्लस 2h x जीरो प्लस h स्क्वायर। ओके, एरर कितना, एरर मतलब कि एक्चुअल में अपना x जीरो स्क्वायर था, अभी x जीरो स्क्वायर प्लस समथिंग हो रहा है, तो x जीरो स्क्वायर को तो हटा दो क्योंकि ये तो पहले था ही, और ये चेंज हुआ है, ये चेंज हुआ मतलब इसको भी हटा सकते हैं, क्योंकि अगर ये इंक्रीज हुआ ना तो 4h x जीरो प्लस h स्क्वायर ये ऑप्शन में है नहीं, इसका मतलब इसको हटा सकते हैं क्योंकि इतने से चेंज किया, तो एरर कितनी h स्क्वायर। ठीक, अब इस क्वेश्चन में डिफरेंशिएशन का मतलब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव जैसा कुछ लग नहीं रहा है, सिंपल एप्टीट्यूड जैसे क्वेश्चन। हाँ, यहाँ पे एक जगह आया है डिफरेंस। ठीक है श्रेया, हो गया ना? हाँ सर। ठीक है, 20 तक और कोई डाउट नहीं ना? नो सर। ओके, ऑब्जेक्टिव 2 में स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चंस। क्या श्रेया, हो गएगा स्टार्टिंग के 5? सर फोर्थ वन। ओके, x intercept of tangent at any arbitrary point of curve is proportional to। ओके, जैसे जैसे क्वेश्चन में बोला वैसे वैसे करते जाओ, हो जाएगा। a upon x square plus b upon y square is equal to 1। x intercept of tangent at any point of the curve। ओके, डिफरेंशिएशन क्या है इसका, तो क्या बनेगा -2a upon x cube -2b upon y cube into dy by dx इज इक्वल टू 0। -2 से -2 चला गया, या फिर 2 गया, ये वाला पार्ट राइट हैंड साइड में गया तो -b अपॉन वाई क्यूब डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू a अपॉन एक्स क्यूब, ये दोनों भी राइट हैंड साइड में गए तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल कितना वाई क्यूब अपॉन एक्स क्यूब a अपॉन बी माइनस a अपॉन बी इंटू वाई क्यूब अपॉन एक्स क्यूब, ये डी वाई बाई डी एक्स। अब किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे देखना है तो यहाँ पे x एंड y की जगह कुछ वैल्यू पुट कर सकते, तो मतलब x जीरो वाई जीरो ले लेता, क्योंकि ये तो अननोन के फॉर्म है ना, तो किसी पॉइंट पे बात हो रही है तो x जीरो वाई जीरो ले लेते कि भाई डी वाई बाई डी एक्स एक्स जीरो वाई जीरो पे। ओके, तो इधर भी जीरो जीरो आ जाएगा, एक्स नॉट वाई नॉट, तो y माइनस वाई जीरो इज इक्वल टू माइनस ए अपॉन बी वाई नॉट क्यूब अपॉन एक्स नॉट क्यूब एक्स माइनस एक्स। नॉट क्यूब अपॉन एक्स नॉट क्यूब एक्स माइनस एक्स नॉट। एक्स इंटरसेप्ट की बात हो रही है ना, एक्स इंटरसेप्ट मतलब y को जीरो करना है, इसको जीरो किया, ये लेफ्ट हैंड साइड में है, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, एक्स नॉट क्यूब वाई नॉट अपॉन वाई नॉट क्यूब इंटू बी अपॉन ए इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स, यानी कि एक्स नॉट एक्स इक्वल टू एक्स नॉट प्लस एक वाई से एक वाई गया, एक्स नॉट क्यूब अपॉन वाई नॉट स्क्वायर इंटू बी बाई ए, ये है एक्स इंटरसेप्ट। अब देखो एक्स इंटरसेप्ट किसके प्रोपोर्शनल है, किसके प्रोपोर्शनल है, एक्स नॉट क्यूब के प्रोपोर्शनल, एंड वाई नॉट स्क्वायर के इनवर्स प्रोपोर्शनल है। इसको हटा सकते हैं, मैक्सिमम पावर देखेंगे तो क्या क्यूब ऑफ एब्सिस ऑफ पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, ऑप्शन सी करेक्ट है श्रेया। ओके श्रेया, सही किया ना? हाँ सर। ओके, कैसे ट्राई किया श्रेया तुम?
मतलब कुछ पर्टिकुलर की ये चीज में डाउट था ऐसा कुछ? नहीं सर, वो डेरिवेटिव गलत है। ओके, सर थर्ड। थर्ड वाला भी ओके। पॉइंट 8, each of which of the tangent which the tangent to the curve, एक मिनट क्या है, the points at each of which the tangent to this curve cut on the positive semi-axis o x, a line segment half that on the negative semi-axis o y, then coordinates of points are given. ये कितना भारी लैंग्वेज लिखा है इन्होंने। The points at which, okay, the tangent to this curve cut off on the positive semi-axis OX, a line segment half that on negative semi-axis OY. मतलब क्या बोल रहे हैं, ये कर्व है, इसकी कोई टेंजेंट, ओके वो पॉइंट की बात हो रही है जहां की टेंजेंट कट करती है ऑन द पॉजिटिव सेमी एक्सिस, यानी कि इधर की साइड, लाइन सेगमेंट हाफ दैट ऑन द नेगेटिव सेमी एक्सिस। line segment half that on the negative semi। ये क्या लिखा है, लाइन सेगमेंट हाफ, मतलब हाफ लाइन सेगमेंट या लाइन सेगमेंट हाफ दैट ऑन नेगेटिव एक्सिस? श्रेया ये समझ आया क्या तुम्हें? हाँ सर। सर मतलब उसका जो एक्स इंटरसेप्ट है ना, वो हाफ है, जो वो नेगेटिव एक्स वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट कर रहा है, मतलब ऐसे लाइन बनेगी कट ऑन अ फर्स्ट और पॉजिटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट। okay, cut on the positive semi axis OX, a line segment half that on the negative semi axis OY, okay, मतलब ये सर, यानी कि अगर ये x0 है तो ये 2x0। सर कि क्वेश्चन समझ आया तुम्हें? कर सकते हो क्या आगे? हाँ सर। कर सकते हो ना आगे? हाँ सर। ठीक है, फिर ये आज का सेशन इतना ही रखते हैं। 9 बजे अभी वापस लेक्चर स्टार्ट हो रहा है, कल टाइम पे ही स्टार्ट करेंगे, आज थोड़ा लेट हो गया था।